Well, my dear friends, I will discuss today topic number 10.2 gauges. This topic is related to transportation engineering as a railway engineering and topic describe about the gauges. First of all, I wish to give you the introduction about the gauge. The introduction about the gauge is that gauge is defined as the minimum distance. What is the minimum distance? Means the inner minimum distance between the inner faces of the two rail sections. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब आपने रेल सेक्शंस को देखा होगा तो उसके जो इनर फेसेस होते हैं उन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उसे हम गेज कहते हैं. गेज को मेज़र जो किया जाता है वो क्लियर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द टू रेल्स. यानी कि जो रनिंग फेसेस होते हैं उनके बीच में जो भी मिनिमम डिस्टेंसेस होगी वो आपकी क्लियर मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो वो आपकी गेज कहलाएगी. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब दो पैरेलल लाइनें हैं, यानी कि लाइन है या जो रेल सेक्शंस हैं उनको यदि पैरेलल में रखा हुआ है तो इनर सरफेस के बीच में जो मिनिमम दूरी होगी वो हमारी गेज कहलाएगी. इस फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये जो दो रेल सेक्शंस हैं ये पैरेलल में रखे हुए हैं और इनके बीच में ये जो है गेज दिखाया गया है. तो गेज शो एज फिगर दैट इनर फेस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल सेक्शन इज कॉल्ड गेज. इंडिया में हमारे पास में या वैसे भी किसी भी कंट्री के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास में जो गेज सामान्यतः चलते हैं वो तीन तरह के गेज होते हैं. पहला नैरो गेज होता है जिसको हम 0.762 मीटर यानी कि 0.762 मीटर या 0.61 मीटर का नैरो गेज होता है. उसके बाद आता है मीटर गेज. मीटर गेज जो है 1 मीटर का होता है. उसके बाद आता है ब्रॉड गेज. ब्रॉड गेज का मतलब होता है 1.676 मीटर. तो हम इससे क्या अंदाजा लगाते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि नैरो गेज जो है उसमें जो पैरेलल सेक्शंस हैं रेल के उन दोनों के बीच में जो क्लियर मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको यदि हम मेज़र करेंगे तो वो आएगी 0.762 मीटर में या 0.610 मीटर में होगा. या यूँ कह सकते हैं कि यदि हम किसी रेलवे लाइन को जो कि दो पैरेलल में रखी हुई हैं ऑन साइड पे उसको यदि हम नापते हैं तो और उसके बीच में क्लियर डिस्टेंस यदि 0.762 होती है या 0.610 मीटर होती है तो हम उसको नैरो गेज कह सकते हैं. इसी तरीके से यदि इनके बीच में क्लियर मिनिमम डिस्टेंस 1.0 मीटर होती है तो हम इसको नाम देंगे कि ये मीटर गेज है. इसके बाद में यदि हम इसके साथ में हैं कि इसका जो दोनों फेसों का रेल सेक्शंस के दोनों फेस का जो मिनिमम क्लियर डिस्टेंस है 1.676 मीटर में है तो हम इसको कहेंगे कि ये जो रेल है वो ब्रॉड गेज है. अब बात ये आती है कि जब हमारे पास में तीन गेजेस हैं तो हमारी चॉइस किस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि गेज की हमारी चॉइस क्या रहेगी. तो किसी भी कंट्री के लिए उसकी परिस्थितियां जो होती हैं उसके अनुसार जो चॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है और आमतौर पे एक फिक्स गेज हम लगाते हैं. जो जितनी भी नई रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक स्टैंडर्ड गेज को अडॉप्ट करने के लिए. फिर भी थ्योरेटिकल जो प्रभाव होते हैं ये किन किन कारण से हम गेज की चॉइस रखते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी चॉइस गेज को रखने में क्या रहेगी. तो पहला तो जो फैक्टर है वो हमारा कॉस्ट कंसिडरेशन का है कि हमारी कीमत या हमारे पास में बजट जो है वो कितना है, उसके आधार पर हमारा फैक्टर
ये बड़ा फैक्टर होगा। यदि मान लीजिए हमारे पास में बजट थोड़ा कम है तो हमारी चॉइस रहेगी कि भाई हम उससे काम चला लें, नैरो गेज से चला लें। और फिर ट्रैफिक कंसिडरेशंस के ऊपर भी है कि ट्रैफिक बहुत कम है तो उसके हिसाब से भी है, यदि ज़्यादा है तो हमारा चॉइस चेंज हो जाएगी। फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री है, पहाड़ी इलाका है और तो वहाँ नैरो गेज ही चलेगी, नैरो गेज ही आपको चलेगी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज जो हमारा कंट्री की कंडीशंस के आधार पर है कि हमें उस यूनिफॉर्मिटी रखने से क्या फ़ायदा होगा, और यही कारण हमारा चॉइस का भी रहता है कि ओवरऑल जब हम इसको एल्जेब्रिक सम लगा के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसमें एग्जैक्टली कौन सा चॉइस रहेगा हमारे पास में इसको चूज़ करने के लिए। पहला जो फैक्टर मैंने हम लोगों ने जो कंसिडरेशन किया है वो है कोस्ट कंसिडरेशन फैक्टर। तो कोस्ट कंसिडरेशन में आता है हमारा प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन। देखिए जब छोटी हम नैरो गेज को हम डिजाइन करेंगे तो हमें जो लैंड को एक्विजिशन में लेना है, यानी कि लैंड को अधिग्रहण करना है, ज़मीन को जो अधिग्रहण करना है वो कंपेरेबिलिटी कम करनी पड़ेगी और ब्रॉड गेज के अंदर ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ उस जगह पर जो है लैंड एक्विजिशन में प्रोपोर्शनल कॉस्ट जो है उसकी कितना फ़र्क पड़ेगा। दूसरा अर्थवर्क के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा कि हमारा अर्थवर्क हमें किस तरीके से ये कंसिडरेशन रखना पड़ता है कि अर्थवर्क कितना होगा। रेल सेक्शंस के ऊपर भी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ब्लास्ट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, स्लीपर्स हमारे पास में किस तरह से अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ जो हमारी ब्रिजेस हैं, यानी कि जो हम पुल बनाते हैं उनकी बनाने की जो कॉस्ट है, उनको कल्वर्ट्स जो हैं उनको, टनल्स जो हैं उन्हें कंसिडरेशन करना पड़ता है कॉस्ट में। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेशंस की कॉस्ट का हमको ध्यान रखना पड़ता है, बिल्डिंग्स की ध्यान का रखना पड़ता है, प्लेटफॉर्म्स की ध्यान रखना पड़ता है, स्टाफ क्वार्टर्स के जो कंसिडरेशन है वो हमें रखना पड़ता है, लेवल क्रॉसिंग्स जो हैं उनका हमको कंसिडरेशन करना पड़ता है और सिग्नल्स का कंसिडरेशन करना पड़ता है। इन सब का खर्च लगभग वैसे तो एक समान ही होता है चाहे किसी भी प्रकार का गेज बनाया गया हो, लेकिन कॉस्ट में मामूली सा फर्क होने पर हमारा कंसिडरेशन जो है वो चेंज हो जाता है। और पर फिर भी कॉस्ट कंसिडरेशन एक बड़ा कंसिडरेशन है। दूसरा कंसिडरेशन आता है हमारे पास में ट्रैफिक कंसिडरेशन। ट्रैफिक वॉल्यूम ये वैगन साइज और उसकी रफ्तार पर निर्भर करता है कि हमारा जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो कितना रहेगा। तो इसमें डिपेंड करता है कि वैगन के साइज़ क्या है और उनकी रफ्तार हमारे को कितना रखना है। वाइडर जो गेज होते हैं उन पे ज़्यादा वैगन चलते हैं, ये सीधी सी बात है, कोच भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी मतलब डेफिनेटली ये समझ में आता है कि ज़्यादा वो वॉल्यूम को ले जा पाएगा। और जो बड़ा जो गेज होगा उसका हाई स्पीड पे उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और स्पीड का भी जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रॉड गेज होगा तो उसका डायमीटर ऑफ व्हील है वो भी बढ़ जाएगी, तो इसके कारण भी इसका स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा। फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री का है, तो स्टीपर जो ग्रेडियंट्स होते हैं और कर्व्स टाइप की जो होती हैं, यानी कि जो पहाड़ी इलाका होता है और शार्पर जिसमें कर्व होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये ज़्यादा अच्छी रहेगी नैरो गेज को हम अडॉप्ट करते। तो ये एक तरह का फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री है कि अगर कंडीशन ही इस तरह की है कि आप वहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कि वो आप वहाँ पर हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हाई स्पीड आप एक सेफ्टी फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको स्पीड को लिमिट करनी होगी जो क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण, तो वहाँ पर हम फिजिकल फीचर को कंसिडरेशन करते हैं। वहाँ चॉइस रहती है हमारी कि हम नैरो गेज चूज कर लें। यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज के बारे में ऐसा है कि कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि उसका जो गेज है संपूर्ण कंट्री का वो एक सा रहे। उससे क्या होगा कि स्मूथ और स्पीडी और एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ट्रेन का संभव हो पाएगा। ये अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी आपको नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक समान यदि आपने एक गेज को अडॉप्ट किया है तो उसमें लगने वाली सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सब एक सी होगी। यानी कि रेलवे के सेक्शंस जो आएंगे, रेल के सेक्शंस जो आएंगे,
रेल जो होगा मटेरियल यानी कि लोहे जो होता है जिस पे हमारी वो व्हील्स चलते हैं मूवमेंट करते हैं, तो वो जो सेक्शंस होगा वो एक ही तरह का होगा, तो उससे परचेजिंग करने में आसानी होगी, मैन्युफैक्चरर में आसानी होगी। फिर उसके बाद में उससे संबंधित जितनी भी सारी उसके साथ में इक्विपमेंट्स हैं वो एक ही तरह के होंगे। बलास्ट है, स्लीपर्स हैं और फिक्सचर्स हैं, वो सब एक ही। अगर अलग अलग होगा तो हमें क्या होगा, वो अलग अलग उसके मैकेनिज्म उसके लिए जो तैयार करने के लिए जो चीज़ें होंगी वो भी सब अलग अलग होंगी। तो इस प्रकार से हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से एफिशिएंट नहीं होगा अगर हम किसी कंट्री के अंदर अलग अलग उस गेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। जहाँ तक संभव हो ये हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी रखी जाए, ताकि हमें स्मूथ, स्पीडी और एफिशिएंट जो है ऑपरेशन हो सके ट्रेन्स का, और हमारे किफ़ायती ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, हमें सस्ता, सुलभ और आसान ट्रांसपोर्टेशन इसमें संभव हो पाए। तो आज इतना ही। आशा है कि आपको इसमें कुछ जो है अच्छा लगा होगा। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।